हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। लेक्चर 2, स्टाफिंग, चैप्टर नंबर 6। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टाफिंग का मीनिंग करा था। इसके अलावा स्टाफिंग का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ रिलेशन पढ़ा था और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो स्टाफिंग है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक छोटा सा पार्ट होता है। और इसके अलावा हम लोगों ने नीड और इम्पोर्टेंस भी स्टाफिंग की स्टडी करी थी। आज के लेक्चर में हम लोग स्टाफिंग के प्रोसेस के सारे स्टेप्स पढ़ेंगे कि जब भी हमें एक अच्छा स्टाफ को अपॉइंट करना होता है तो वो कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छा स्टाफ अपॉइंट कर सकते हैं। एक्सप्लेन स्टाफिंग प्रोसेस। The primary concern of the staffing function in the management process is the timely fulfillment of manpower requirement within an organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे प्राइमरी फंक्शन ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास एक तो स्टाफ टाइम से अपॉइंट हो, मतलब जितना हमें स्टाफ जब चाहिए वो उस टाइम हमारे पास होना चाहिए। दस रिक्वायरमेंट में अराइज इन केस ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। अब आपको कब कब स्टाफ की जरूरत होती है? जब आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं और एक्सपेंडिंग द एग्जिस्टिंग वन, या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं। दे में राइज एज ए मैटर ऑफ नीड फॉर रिप्लेसिंग दोज हु क्विट। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई स्टाफ हमारा छोड़कर चला गया है, उसकी जगह हमें नया स्टाफ रखना पड़ता है। कुछ स्टाफ रिटायर हो जाते हैं या कुछ का हम ट्रांसफर कर देते हैं, कुछ को हम प्रमोट कर देते हैं। और कभी कभी किसी के काम से हम अगर डिससेटिस्फाई होते हैं और हम उसे जॉब से निकाल देते हैं तो उस जगह पर भी हमें स्टाफ को अपॉइंट करना होता है। अब जब भी हम स्टाफिंग प्रोसेस लिखते हैं तो ये बात याद रखिएगा, ये टोटल 8 है। फर्स्ट पॉइंट, लर्न ऑल द स्टेप्स इन ऑर्डर। सारे के सारे स्टेप्स आप ऑर्डर में याद करेंगे। सेकंड, फर्स्ट 5 हेडिंग फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके पास सिर्फ क्वेश्चन लिखना आता है एक्सप्लेन स्टाफिंग प्रोसेस, तो आप ये 8 के 8 हेडिंग लिखेंगे। लेकिन अगर एग्जामिनर एक इसमें कंडीशन इंपोज कर देता है कि आपको स्टाफिंग प्रोसेस तो करना है लेकिन सिर्फ लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस का, तो आप इसमें सिर्फ 5 हेडिंग ही करेंगे जो फर्स्ट 5 है। और अगर ऐसी एक और कंडीशन आपके पास आ जाती है कि आपको स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन का ही स्टाफिंग प्रोसेस करना है, तो आप दोबारा से सारे के सारे 8 करेंगे। स्टाफिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप आता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। आप खुद देखिएगा, आप कोई अपना बिजनेस या तो एस्टेब्लिश करते हैं या उसे एक्सपेंड करते हैं तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपको स्टाफ कितनी क्वांटिटी में चाहिए और किस क्वालिटी का चाहिए। इमेजिन अ कंपनी नीड्स अ सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। एक कंपनी में कुछ एम्प्लॉइज चाहिए विद स्पेसिफिक स्किल टू मीट इट्स प्रोडक्शन गोल। कंपनी का टारगेट है प्रोडक्शन करना, तो प्रोडक्शन के लिए कुछ उसको पैकर चाहिए जो बहुत अच्छी पैकिंग कर सकें, कुछ प्रोडक्शन में फैक्ट्री को हैंडल करने में बहुत अच्छे हों, मशीन्स हैंडल करने में बहुत अच्छे हों। तो इस तरीके से एक कंपनी को अलग अलग स्किल और एक्सपर्टीज की जरूरत है। अब जब भी हम कभी स्टाफ को अपॉइंट करते हैं तो हमारे माइंड में दो बातें आनी चाहिए। एक है ओवर स्टाफिंग। इफ देयर आर टू मेनी वर्कर्स इट कुड लीड टू वेस्टेड रिसोर्सेज। सपोज करिए एक कंपनी में 8 आदमियों की जरूरत है और आपने वहां पर 12 अपॉइंट कर दिए, तो 4 आदमी जो आपने 4 मैन पावर एक्स्ट्रा अपॉइंट करी है ये आपसे एक्स्ट्रा सैलरी लेंगे। आपकी कंपनी को फाइनेंशियल लॉस होगा, इसके अलावा वो रिसोर्सेज को वेस्ट भी करेंगे। और अंडर स्टाफिंग भी एक दूसरा स्टेप है जिसके अंदर ऑन द अदर हैंड इफ देयर आर लेस इट माइट अफेक्ट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द कंपनी आउटपुट। अगर आपको 8 आदमी की जरूरत है और आपने 8 की बजाय सिर्फ 4 को अपनी कंपनी में जॉब दे रखी है, आपके पास सिर्फ 4 आदमियों का स्टाफ है, तो आपका सामान एक तो डिले प्रोडक्शन पर होगा, कंपनी का सामान मार्केट में लेट पहुंचेगा क्योंकि स्टाफ की शॉर्टेज है। और दूसरा, कभी भी क्वालिटी मेंटेन हो ही नहीं पाएगी क्योंकि स्टाफ या तो थकने की वजह से कम है, ज्यादा थकेंगे इस वजह से क्वालिटी को डिग्रेड करेंगे, या फिर वो जस्ट चीजों को एज ए ग्रांटेड लेंगे। सो अंडरस्टैंडिंग एंड मेंटेनिंग द राइट बैलेंस इज क्रूशियल फॉर द कंपनी सक्सेस। इसलिए जरूरी है कि कंपनी में कितना स्टाफ चाहिए जो कि हमारे कंपनी के लिए ऑप्टिमम रेशो में हो। ये एक बहुत ही मेजर पॉइंट है। व्हेन डिजाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वी क्रिएट वेरियस जॉब पोजीशन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। जब भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब्स की बात करते हैं
तो हम वहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं। ईच जॉब रिक्वायर स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। जब स्टाफ को हम कभी भी कोई भी जॉब देते हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन और स्किल्स को कंसीडर करते हुए देते हैं। इट इज नॉट जस्ट अबाउट हाउ मेनी पीपल वी नीड। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हमें कितने लोग चाहिए, बट ऑल्सो द टाइप ऑफ पीपल, हमें किस कैटेगरी के लोग चाहिए। जैसे हम लोग जब भी कंपनी में स्टाफ को अपॉइंट करते हैं तो हम तीन बातों को सबसे पहले फोकस करते हैं। नंबर वन, वर्कलोड एनालिसिस, मतलब हमारे पास काम कितना है। Assessing the number and types of human resource needed for different jobs and organization। हम लोग क्या करते हैं, काम के हिसाब से ये देखते हैं कि हमें कितनी मैन पावर की जरूरत है। वर्कफोर्स एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज अवेलेबल, मतलब हमारे पास इस टाइम अवेलेबल कितने हैं। वर्कलोड में हमने देखा कि हमें कितना स्टाफ चाहिए, वर्कफोर्स में देखा हमारे पास कितना अवेलेबल है। ऑप्टिमम स्टाफिंग, एंश्योर द राइट बैलेंस, नीदर टू मैनी नॉर फ्यू, मतलब हमारे पास एक राइट बैलेंस होना चाहिए, ना ही तो हमारे पास ओवर स्टाफिंग और ना ही अंडर स्टाफिंग। तो सबसे पहले हेडिंग के अंदर हम लोगों ने ये सीखा कि एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्वांटिटी के अलावा ये भी देखता है कि जो हम स्टाफ रिक्रूट कर रहे हैं उसकी एक्सपर्टीज क्या है। ना तो वो क्वांटिटी में ज्यादा हो ना क्वांटिटी में कम हो, इसके अलावा हमारे को कितना स्टाफ चाहिए और हमारे पास कितना अवेलेबल है। अब सेकेंड स्टेप आता है रिक्रूटमेंट। इमेजिन अ कंपनी नीड्स अ न्यू टीम मेंबर, एक कंपनी को और ज्यादा मेंबर्स चाहिए अपनी टीम में। They can put up a notice at the office or post a job ad online। अब कंपनी क्या कर रही है, एक नोटिस प्लेस कर रही है ऑफिस के बाहर या ऑनलाइन पर। दिस हेल्प्स देम फाइंड पीपल हु आर इंटरेस्टेड एंड क्वालिफाइड फॉर द जॉब। अब जब वो अपने गेट पर ऐसा कोई ऐड लगाएंगे या ऑनलाइन ऐड देंगे तो डेफिनेटली उनके पास एप्लीकेशंस आएंगी और एप्लीकेशन से जिस टाइप का उन्हें स्टाफ चाहिए वो उन्हें मिलने में हेल्प होगी। Sometimes they might also ask current employees if they know someone suitable। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से पूछता भी है कि अगर उनकी नोटिस में कोई ऐसा है जो खाली हुई पोस्ट पर काम करना चाहता है। इट इज लाइक सर्चिंग फॉर द बेस्ट फिट टू ज्वाइन द कंपनी। इसका मतलब कंपनी जो है अपने यहाँ खाली सीट को फिल करने के लिए आदमी को सर्च कर रही है। So recruitment is the process of finding and encouraging potential employees to apply for job in an organization। रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि हम एनकरेज करते हैं लोगों को अपने यहाँ जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए। एड्स कैन बी डिस्प्लेड एट द वर्क प्लेस, एड देते हैं वर्क प्लेस पर, पब्लिश करते हैं उन एड्स को न्यूज़पेपर में, टीवी पर चलाते हैं। द गोल इज टू फाइंड द राइट पीपल फॉर द जॉब। तो रिक्रूटमेंट को हमेशा याद रखिएगा, ये एक पॉजिटिव प्रोसेस। पॉजिटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम ऐड देते हैं हमारा मेन टारगेट होता है कि मैक्सिमम लोग हमारी कंपनी में अप्लाई करें, ताकि उस मैक्सिमम लोगों के बंच में से हम अपने हिसाब से सुटेबल लोगों को चूज कर सके। कंपनीज कैन लुक फॉर द कैंडिडेट फ्रॉम इनसाइड करंट एम्प्लॉयज और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनीज क्या करती हैं, या तो अपने पास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में से किसी को चूज कर सकती हैं या आउटसाइड से भी ले सकती है। फॉर फ्रेश आइडिया एंड मोर चॉइसेस एक्सटर्नल सोर्सेज आर ऑफन यूज्ड। लेकिन अगर कंपनी चाहती है कि उसके पास फ्रेश टैलेंट आए, जिनके पास नए नए आइडियाज हो, तो डेफिनेटली एक्सटर्नल सोर्स ज्यादा बेटर ऑप्शन। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कौन सा ऐसा स्टाफिंग प्रोसेस में स्टेप है जो पॉजिटिव है, देन आंसर विल बी रिक्रूटमेंट। नाउ द थर्ड इज सिलेक्शन। थिंक ऑफ इट लाइक अ टैलेंट शो वेयर द जजेस पिक द बेस्ट परफॉर्मर। आप खुद देखिएगा जब भी कोई टैलेंट शो होता है तो उसमें क्या होता है, जजेस के सामने बहुत सारे कंटेस्टेंट आते हैं और जजेस उन सब में से एक या दो को चूज करते हैं, या हम कह सकते हैं एक या दो को सेलेक्ट करते हैं। द सिलेक्शन प्रोसेस इंश्योर दैट दे गेट द राइट पीपल फॉर द शो। और सिलेक्शन से हमें ये हेल्प मिलती है कि हमें राइट पर्सन मिलता है। एंड दोज चूजन फील प्राउड बिकॉज इट शोज देयर स्किल एंड एफर्ट्स आर रिकॉग्नाइज्ड। अब जजेस ने आउट ऑफ 100 दो लोगों को सिलेक्ट किया, तो वो जो उनसे दो लोग हैं वो भी अपने आप में फील प्राउड करेंगे कि उन लोगों के टैलेंट और स्किल्स को आइडेंटिफाई किया गया, इसीलिए उनको सेलेक्ट किया गया। So selection is the step where the organization picks the best candidate from the group identified during recruitment।
रिक्रूटमेंट में क्या होता है, बहुत सारे लोगों को कंपनी में अप्लाई करने के लिए इन्फ्लुएंस किया जाता है और सिलेक्शन में उन सब में से बहुत कम को हम सेलेक्ट करते हैं। इवन फॉर हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब्स द सिलेक्शन प्रोसेस इज क्रूशियल फॉर टू रीजन। आप बड़ी से बड़ी जॉब पर भी जाएंगे, वहां पर भी सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हो जाता है और इसके पीछे दो रीजन। गेटिंग द बेस्ट, सिलेक्शन में हम लोग हमेशा बेस्ट को चूज करते हैं। इट एंश्योर द ऑर्गेनाइजेशन पिक्स द बेस्ट कैंडिडेट अवेलेबल। सिलेक्शन में हमेशा हम लोग इस बात पे फोकस करते हैं कि हमें हमेशा बेस्ट कैंडिडेट मिले। बूस्टिंग कॉन्फिडेंस, इट बूस्ट द कॉन्फिडेंस एंड प्रेस्टीज ऑफ दोज चूजन, शोइंग देम द ऑर्गेनाइजेशन टेक थिंग्स सीरियसली। और अगर 100 में से हमने दो को चूज करा, इसका मतलब ये उन दो मेंबर्स में कॉन्फिडेंस फील कराएगा और ये शो करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन टैलेंट को बहुत सीरियसली कंसीडर करता है। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर बहुत सारे टेस्ट और इंटरव्यूज होते हैं। सिलेक्शन हमेशा एक नेगेटिव टर्म क्यों माना जाता है, इसको हम लोग नेगेटिव प्रोसेस भी कहते हैं। रीजन, रिक्रूटमेंट में जहां हम बहुत सारे लोगों को कंपनी में इनवाइट करते हैं बट सिलेक्शन में हम उन सब में से बहुत कम को चूज करते हैं, इस वजह से सिलेक्शन अपने आप में एक निगेटिव टर्म। नाउ द फोर्थ स्टेप इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने ये एस्टिमेट करा कि हमें कितने लोगों की जरूरत है। उसके बाद हम लोगों ने ये एस्टिमेट करा कि हम लोगों के पास जो है कैसे हम लोग मैक्सिमम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग इन जितने भी इनवाइट करे हुए लोग हैं उनमें से कितनों को चूज कर सकते हैं। अब उसके बाद हम उन्हें प्लेस करते हैं। इमेजिन इट लाइक द फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग अ न्यू क्लब। सपोज करिए आप कोई नया क्लब ज्वाइन कर रहे हैं और आपका ये डे 1 है। यू गेट इंट्रोड्यूस टू एवरीवन, दे शो यू अराउंड, यू आर हैंडेड योर क्लब रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको सबसे पहले क्लब में जितने भी मेंबर्स हैं उन सबसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा आपको आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से जॉब के अंदर इट इज अबाउट गेटिंग फैमिलियर विद योर रोल। आपको आपका रोल बताया जाता है, द वर्क प्लेस, सो यू कैन डू योर बेस्ट, ताकि आप अपना बेस्ट कर सकें। स्टार्टिंग ए न्यू जॉब इज लाइक स्टेपिंग इनटू अ न्यू वर्ल्ड। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी नई जॉब में जाता है, इसका मतलब वो नई दुनिया में एंटर हो रहे हैं। वहां पर क्या क्या होता है, मीट एंड ग्रीट, यू गेट अ क्विक प्रेजेंटेशन अबाउट द कंपनी एंड मीट योर बॉस। आपको पहले कंपनी के बारे में बताया जाता है और आपको बॉस से मिलवाया जाता है, कलीग से मिलवाया जाता है एंड द पीपल यू आर वर्किंग विद। और इसके अलावा आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग होते हैं उन सबके साथ आपकी मीट कराई जाती है। वर्क प्लेस टूर, आपको पूरी की पूरी जगह को घुमाया जाता है, आपको ऑफिस या फैक्ट्री का टूर कराया जाता है। जॉब इंट्रोडक्शन, यू ऑफिशियली टेक चार्ज ऑफ द जॉब। आपको अब जॉब का चार्ज दिया जाता है। दिस इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? दिस प्रोसेस को हम लोग ओरिएंटेशन कहते हैं और ये कहीं ना कहीं आपको कंपनी में फैमिलियराइज कराता है। इट इज अबाउट गेटिंग टू नो द कंपनीज रूल एंड पॉलिसी, और इसी की वजह से आपको कंपनी के रूल्स और पॉलिसीज के बारे में पता लगता है। नाउ द फिफ्थ इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हम एक सॉफ्टवेयर कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। टेक सॉल्यूशन एक सॉफ्टवेयर कंपनी बिलीव्स इन मोर देन जस्ट प्रोवाइडिंग जॉब, दे वांट देयर एम्प्लॉय टू बिल्ड करियर। कंपनी सिर्फ जॉब ही नहीं प्रोवाइड कराती, उसका मेन मोटिव होता है कि जो भी स्टाफ उनके यहाँ काम कर रहा है वो अपने करियर में अपलिफ्टमेंट ले, उसके करियर में नई नई अपॉर्चुनिटीज आए। They set up an in-house training center where employees can attend workshop, courses and program to enhance their skill। और इस टेक सॉल्यूशन कंपनी ने अपना इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर बनाया जहां पर एम्प्लॉयज जो हैं वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हैं, नए नए कोर्सेज सीख सकते हैं, नए नए प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा टेक सॉल्यूशन कंपनी कोलैबोरेट विद द लोकल यूनिवर्सिटी एंड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टू एंश्योर देयर एम्प्लॉइज हैव एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज। इसके अलावा कंपनी ने यूनिवर्सिटीज वगैरह के साथ भी कोलैबोरेशन किया है, ताकि अगर जरूरत पड़े तो एम्प्लॉइज को वहां पर भेजकर भी उनको एडिक्वेट किया जा सके। This helped them stay updated with the latest technologies and trend in software industry। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रेंड है कि स्टाफ हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए और इस तरीके से टेक सॉल्यूशन अपने स्टाफ को ट्रेनिंग के थ्रू अपडेट रखती है। When you have a job, it's not just about you doing tasks,
जब आपके पास कोई जॉब होती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एक काम ही काम कर रहे हैं। इट्स अबाउट बिल्डिंग अ करियर। वहां पर आप अपना करियर भी बना रहे हैं। एवरीवन शुड हैव अ चांस टू मूव अप द करियर लैडर। हर एक को एक चांस मिलना चाहिए कि वो अपने आज जिस पोस्ट पर है उससे अपर लेवल पर जाए। अब ये कब होगा? जब आप धीरे धीरे आगे की पोस्ट के लिए ट्रेंड होंगे। द बेस्ट वे ऑफ मेक दिस हैपन इज टू हेल्पिंग एम्प्लॉइज लर्न एंड ग्रो। Learning opportunity. Organizations set up training center for partner with the educational institution to make sure employees learn. अभी मैंने बताया था कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने अपने बहुत सारे सेटअप लगाए हैं कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा उनका स्टाफ एजुकेशन ले सके। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट एम्प्लॉयज को होता है और साथ साथ हर एक को होता है। व्हेन एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड एंड कीप इंप्रूविंग देयर स्किल दे परफॉर्म बेटर। एम्प्लॉयज में डेवलपमेंट हो रहा है, स्किल्स डेवलप हो रही है, वो बेटर काम करते हैं। दिस हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन रन मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इससे ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा अच्छे ढंग से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली रन करता है। करियर ग्रोथ। बाय ऑफरिंग चांसेस फॉर करियर एडवांसमेंट, ऑर्गेनाइजेशन नॉट ओनली अट्रैक्ट बट ऑल्सो कीप टैलेंटेड पीपल। आपको पता होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको हमेशा करियर में ग्रोथ दे रहा है, तो डेफिनेटली आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लॉन्ग लास्टिंग स्टे करेंगे। नाउ परफॉर्मेंस अप्रेजल। इमेजिन यू वर्क इन अ कंपनी। आप किसी कंपनी में काम करते हैं दैट सेल्स फोन, जो फोन बेचती है, मतलब आप किसी मोबाइल कंपनी में काम कर रहे हैं। योर मैनेजर विल लुक एट हाउ वेल यू आर मीटिंग द गोल सेट फॉर सेलिंग फोन। आपका मैनेजर इस बात पर बहुत ध्यान दे रहा है कि आप अपने टारगेट को कैसे मीट आउट करते हैं। देन टॉक टू यू अबाउट हाउ यू आर डूइंग एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव। और मैनेजर आपसे इस बारे में भी बात कर रहा है कि आप ये सब कैसे करते हैं और अपने आप का कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। After employees complete their training and work for some time, it is important to assess how well they are doing. एक बार अगर स्टाफ की ट्रेनिंग हो गई तो उसके बाद ये भी देखना बहुत जरूरी होता है कि स्टाफ काम कैसा कर रहा है। दिस इवेल्युएशन इज कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल। और ये जो इवेल्युएशन होता है इसको हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं। वेयर वी मेजर हाउ एन एम्प्लॉय इज डूइंग कंपेयर टू सेट स्टैंडर्ड। मतलब कंपनी ने टारगेट सेट करा है 100 यूनिट का, और आप उस टारगेट को कितना मीट आउट कर पा रहे हैं और एक्चुअली इस टाइम आप कितनी सेल कर पा रहे हैं। ये जो कंपैरिजन चेक किया जाता है इसको हम लोग कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। द एम्प्लॉयर शुड नो दिस स्टैंडर्ड। अब कंपनी का जो भी टारगेट है एम्प्लॉय को पता होना चाहिए। एंड देयर बॉस गिव देम फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस। और जो बॉस है टारगेट के पूरा होने पर या पूरा ना होने पर दोनों ही सिचुएशंस में अपने एम्प्लॉयज को फीडबैक देता है। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। थिंक अबाउट अ कंपनी दैट मेक्स कंप्यूटर। एक कंपनी कंप्यूटर बना रही है। इफ एन एम्प्लॉय हैज बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब सेलिंग कंप्यूटर, एक एम्प्लॉय वहां पर बहुत अच्छे काम कर रहा है, बहुत सारे कंपनी के कंप्यूटर बेचता है। अब प्रमोशन माइट मीन दे गेट टू लीड अ टीम। अब होगा क्या, जहां पहले वो अकेला काम करता था, सारा का सारा कंप्यूटर खुद बेचता था, मतलब पूरा टारगेट अकेला अचीव करने की कोशिश करता था, अब उसे प्रमोट कर दिया गया और उसके नीचे एक टीम दे दी गई है। अर्न मोर मनी। इससे वो ज्यादा पैसा कमा रहा है एंड फील मोर सेटिस्फाइड विद देयर वर्क। और अब वो ज्यादा अपने आप में सेटिस्फाइड है। एवरी कंपनी हैज टू थिंक अबाउट हाउ देयर एम्प्लॉइज कैन ग्रो इन देयर करियर। हर एक कंपनी को इस बारे में सोचना होता है कि उसका स्टाफ कैसे अपने करियर में ग्रो कर सकता है, कैसे वो प्रमोशन ले सकता है। मैनेजर प्ले अ बिग रोल इन प्लानिंग एक्टिविटीज टू हेल्प देयर एम्प्लॉइज इन लॉन्ग रन। अब करियर में ग्रोथ के लिए जो भी प्रमोशन जैसी एक्टिविटी होनी चाहिए, मैनेजर उसमें बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है ताकि एम्प्लॉय लॉन्ग रन तक ऑर्गेनाइजेशन में स्टे करे। दे शुड मोटिवेट देयर टीम टू इम्प्रूव एंड रीच देयर फुल पोटेंशियल। मैनेजर का ये काम बनता है कि अपनी टीम को मोटिवेट करे ताकि वो अपना फुल पोटेंशियल यूज कर सके। प्रमोशन आर अ क्रूशियल पार्ट ऑफ पर्सनस करियर। अब किसी भी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये चाहेंगे 5 साल बाद, 10 साल बाद यू मस्ट गेट प्रमोटेड। प्रमोशन मीन्स गेटिंग अ जॉब विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोर पे एंड मोर जॉब सेटिस्फेक्शन। प्रमोशन का मतलब होता है कि आपको ज्यादा काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है, आपकी सैलरी भी बढ़ गई है और आपके पास जॉब का ज्यादा सेटिस्फेक्शन भी है। मतलब आप जहां पर थे आपको उससे एक लेवल ऊपर प्लेस कर दिया गया। नाउ द लास्ट इज कॉम्पनसेशन। All companies have to decide how much to pay
देयर एम्प्लॉइज, हर एक कंपनी ये डिसाइड करती है कि वो अपने स्टाफ को कितना सैलरी दे, कितना कॉम्पनसेशन पे करे। देयर आर डिफरेंट वेज टू डू दिस डिपेंडिंग ऑन द जॉब परफॉर्मेंस। अब स्टाफ की सैलरी सब कुछ डिपेंड करती है स्टाफ के जॉब के परफॉर्मेंस पर। स्टाफ कैसा काम करता है उस बात पर डिपेंड करता है कि उसको सैलरी कितनी दी जानी चाहिए। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड कॉम्पनसेशन, विच मीन्स ऑल द वे एम्प्लॉइज गेट पेड। तो अगर हम देखते हैं कॉम्पनसेशन दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं फाइनेंशियल और एक होते हैं नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल के अंदर हम लोग वेजेस, सैलरी, मतलब हर एक चीज पेमेंट कैश के फॉर्म में देते हैं। और नॉन फाइनेंशियल में जैसे स्टाफ का इंश्योरेंस करा दिया या उन्हें कोई वेकेशंस का टूर दे दिया। अब अगर मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल पेमेंट की, तो यहाँ पर फाइनेंशियल पेमेंट दो तरीके की हो सकती है जो हम स्टाफ को देते हैं। पहला है टाइम बेस्ड, वेयर यू गेट पेड रेगुलरली लाइक एवरी मंथ। यहाँ पर आपको मंथली या ईयरली एक फिक्स पैकेज मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपका टारगेट पूरा हो या ना। परफॉर्मेंस बेस्ड, वेयर योर पे डिपेंड्स ऑन हाउ मच वर्क यू डू। ये सब डिपेंड करता है आप कितना काम करते हैं और कैसा काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू मेक फोन इन अ कंपनी, यू माइट गेट पेड फॉर ईच फोन यू बिल्ड। आप किसी कंपनी में फोन बना रहे हैं तो आप जितने हैंडसेट बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्पनसेशन के दो टाइप्स हुए, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। और फाइनेंशियल के भी दो टाइप्स हुए, टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड। सो फाइनली यहां तक आते आते हमारे सारा का सारा स्टाफिंग प्रोसेस पूरा हो गया है। हमने आठों के आठों हेडिंग तैयार कर लिए हैं। आप लोगों ने इन्हें बहुत अच्छे ढंग से डिटेल में समझा। अगेन, फर्स्ट 5 हेडिंग्स अगर आते हैं तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए और 8 के 8 हेडिंग स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। एज आई ऑलवेज सेज, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रेगुलर इनको रिवाइज करिएगा, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू।